ठंड की रात और अंकल जी की मदद सर्दियों की एक कड़ाके की रात थी। चारों ओर घना कोहरा और बर्फीली हवा का शोर था। मैं तब सिर्फ 16 साल की थी और हमारे गांव का तापमान हिमांक से नीचे जा चुका था। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। मैं अपने कमरे में अकेले सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। रजाई ओढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की सुइयां मेरे शरीर को चुभ रही हों। मैं कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी और रसोई की ओर गर्म पानी या कुछ और खोजने के लिए चली, लेकिन वहां भी ठंड का ही साम्राज्य था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अंकल जी का कमरा पास में है और उनकी रजाई हमेशा गर्म होती है। डरते डरते मैं उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खटखटाया। भीतर से धीमी आवाज में "आ जाओ" सुनाई दी। मैं कांपते हुए अंदर गई और कहा, "अंकल जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं।" अंकल जी ने तुरंत अपनी रजाई का एक हिस्सा उठाया और मुझे उसमें बुला लिया। उनकी रजाई के भीतर का माहौल गर्म और राहत देने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा, "डर मत, सब ठीक हो जाएगा, गर्म हो जाओगी।" उन्होंने मेरे हाथ पैर रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे ठंड से राहत मिलने लगी। उनकी मदद और देखभाल ने मुझे उस रात एक नई सीख दी। अपने प्रियजनों की मदद करना और सहारा बनना कितनी बड़ी बात होती है। वह रात मेरे लिए सिर्फ ठंड से राहत पाने की नहीं, बल्कि यह महसूस करने की भी थी कि इंसानियत और सच्चे रिश्ते हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने जब खिड़की से झांका तो मैं एक नई ऊर्जा के साथ उठी। ठंड की वह रात मेरे लिए एक जीवन भर की याद बन गई। ठंड की रात और अंकल जी की देखभाल। जारी रजाई के भीतर धीरे धीरे ठंड से राहत मिल रही थी, लेकिन मेरा मन अभी भी अस्थिर था। मेरे कांपते हाथ पैर को देखकर अंकल जी ने धीरे से कहा, "बेटा, ठंड से घबराना नहीं चाहिए। ये बस कुछ समय की बात है। शरीर को गर्म रखना सबसे जरूरी है।" उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जो ठंड के उस माहौल में भी मुझे हिम्मत दे रही थी। उन्होंने अपने पास रखी छोटी कांच की बोतल से गर्म तेल निकाला और मेरे हाथ पैरों पर मलने लगे। उनकी हरकतों में एक अपनापन और अनुभव था। धीरे धीरे मेरी उंगलियां, जो पहले सुन्न हो चुकी थीं, अब हल्की हरकत करने लगीं। उन्होंने फिर कहा, "जब भी ज्यादा ठंड लगे, कोशिश करना कि शरीर चलता रहे। ठंड में लेटे रहना खतरनाक हो सकता है।" मुझे यह बातें बहुत महत्वपूर्ण लगीं। उनकी रजाई की गर्माहट के साथ साथ उनकी बातों ने मेरा डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। रात का खास लम्हा थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कंबल और लपेटते हुए कहा, "चलो रसोई में चलते हैं, वहां कुछ गर्म चाय बना लेते हैं।" मैं पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन उनकी मुस्कान और आत्मीयता ने मुझे प्रेरित किया। हम दोनों रसोई में पहुंचे। अंकल जी ने चूल्हे पर लकड़ियां जलाईं। आग की लपटें जैसे कमरे को रोशन कर रही थीं और मेरे भीतर नई ऊर्जा जगा रही थीं। उन्होंने अदरक और मसालों से भरी चाय बनाई और मेरे हाथ में एक कप थमाया। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो लगा जैसे ठंड पूरी तरह गायब हो गई हो। चाय के साथ उन्होंने मेरे बचपन की बातें छेड़ दी। "याद है जब तुम छोटी थी और पहली बार गांव आई थी? उस दिन भी तुम ठंड से कांप रही थी और मैंने तुम्हें अपनी जैकेट पहनाई थी।" उनकी बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। वह पल इतना खास था कि मुझे लगने लगा जैसे उस ठंड की रात ने हमें और करीब ला दिया हो। सुबह की नई शुरुआत। उस रात के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब ठंड का कोई डर नहीं था। सुबह जब उठी तो खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। मुझे लगा जैसे रात भर की ठंडक और अंधेरा अब खत्म हो चुका है। जब मैं अंकल जी के पास गई तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, "तो अब डरती हो ठंड से?" मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "नहीं अंकल जी, आपकी मदद और प्यार ने सब कुछ आसान कर दिया।" उस दिन से मैंने सीखा कि कठिन समय में किसी का सहारा बनना और दूसरों के लिए खड़ा होना ही असली रिश्तों की खूबसूरती है। रसोई में चाय पीते हुए अंकल जी ने अचानक कहा, "तुम जानती हो, ठंड जितनी बाहर होती है, उससे ज्यादा कभी कभी हमारे भीतर घर कर जाती है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, प्यार और एक दूसरे का सहारा।" उनकी बातों ने मेरे भीतर एक गहरा एहसास जगाया। चाय खत्म करने के बाद उन्होंने चूल्हे के पास रखे तवे पर गुड़ और अदरक के साथ गर्म रोटी बनाई। उस रोटी का हर टुकड़ा
जैसे ठंड को पूरी तरह पिघला रहा था। ये खाओ बेटा, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में जो स्नेह था वह मुझे बहुत गहराई तक छू गया। रात के कुछ और पल रोटी खाने के बाद मैं फिर से उनके पास बैठ गई। ठंड से बचने के लिए हम दोनों रजाई में दुबक गए। इस बार माहौल और भी अलग था। अंकल जी ने मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे उन्होंने बचपन में सर्दियों से लड़ाई की थी, कैसे उनकी माँ, मेरी दादी, उन्हें एक मोटा कंबल बनाकर देती थीं। उनकी कहानियों में एक अलग ही मिठास थी। हर शब्द में उनकी जिंदगी के संघर्ष, उनकी ममता और रिश्तों की अहमियत झलक रही थी। मैं पूरी तरह से उनकी बातों में डूब गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और उस ठंड की रात ने हमें और करीब ला दिया हो। सुबह का नया सूरज जब सुबह हुई तो रजाई के अंदर से उठते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक नई ताकत भर गई है। अंकल जी पहले ही उठ चुके थे। वह आंगन में लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, कल रात आपकी मदद के बिना शायद मैं इतनी आसानी से ठंड को नहीं झेल पाती। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, इंसान को बस थोड़ा सहारा चाहिए। एक दूसरे की मदद ही हमें मजबूत बनाती है। वह पल मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक था। रिश्तों की ताकत और गर्मजोशी ही वह चीजें हैं जो हमें सबसे कठिन समय में भी जीत दिलाती हैं। मैंने अंकल जी को कसकर गले लगा लिया। वह पल इतना खास था कि उसकी गर्माहट मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। यादें जो हमेशा रहेंगी। उस दिन के बाद से हर बार जब भी ठंड आती है मुझे वह रात याद आती है। अंकल जी की बातों, उनके प्यार और देखभाल ने मेरे दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकती। ठंड अब मेरे लिए केवल मौसम नहीं रही, बल्कि रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक बन गई। रिश्तों की सर्द रात और गर्मजोशी का एहसास, सुबह की सुनहरी किरणें अब पूरे आंगन में फैल चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी, लेकिन अब वह ठंड डरावनी नहीं, बल्कि ताजगी देने वाली लग रही थी। अंकल जी मेरे लिए सुबह के नाश्ते में गर्म परांठे बना रहे थे। उनकी हर हरकत में स्नेह झलक रहा था। तुम्हें पता है बेटा, उन्होंने परांठा पलटते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ठंड से डरने की बजाय उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार करना सीखा था। मेरी माँ कहती थी कि अगर रिश्तों की गर्मी हो तो कोई भी ठंड टिक नहीं सकती। उनकी बात सुनते सुनते मेरी आंखों के सामने उनका संघर्ष और ममता का चेहरा उभरने लगा। उन्होंने अपने जीवन के हर कठिन पल को सहा, लेकिन अपने परिवार के लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बने रहे। यादों का आईना नाश्ता करने के बाद मैं उनके पास बैठ गई। मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो अनुभव और प्यार से आती है। उन्होंने मुझे अपने बचपन के कुछ और किस्से सुनाए। जब मैं छोटा था, हमारे पास इतना भी नहीं होता था कि सर्दियों में सबके लिए रजाई बना सकें। माँ हमेशा खुद ठंड सहती और हमें रजाई में छुपा देती। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने अपनों के लिए त्याग करना ही असली प्यार है। उनकी आवाज़ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ते में सच्ची गर्मजोशी होती है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। एक और ख़ास पल शाम को, जब सूरज ढलने लगा और ठंड फिर से बढ़ने लगी, तो अंकल जी ने मुझे आंगन में बुलाया। उन्होंने लकड़ियां जलाकर अलाव तैयार किया। हम दोनों अलाव के पास बैठे और उन्होंने कहा, देखो, यह आग ठंड को हराने का प्रतीक है। जीवन में जब भी ठंडे और कठिन समय आए तो इसी तरह रिश्तों और अपने भीतर की आग को जलाए रखना। यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। उनकी यह बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक बस गई। मैंने महसूस किया कि रिश्ते भी इसी आग की तरह होते हैं। अगर उन्हें ध्यान और प्यार से जलाए रखा जाए तो वे हमेशा रोशनी और गर्मी देते हैं। रिश्तों की अहमियत का सबक उस रात मैंने सोने से पहले अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, ठंड की रातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में गर्मजोशी कितनी जरूरी है। ये गर्मजोशी केवल आग से नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ बिताए गए पलों से मिलती है। अंकल जी की बातों और उनके साथ बिताए गए उस समय ने मुझे रिश्तों की असली ताकत का एहसास कराया। उन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे कितनी भी सर्दी या कठिनाई आए, अगर हमारे पास अपने अपनों का प्यार और सहारा है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।
संवेदनशीलता और रिश्तों की बुनियाद अलाव की आग धीरे धीरे बुझने लगी थी। लेकिन उस रात अंकल जी की बातें मेरे मन में गहराई तक जल रही थीं। मैं उनके पास बैठी, अलाव की बची हुई गर्माहट महसूस करते हुए, और उनसे एक सवाल किया, अंकल जी, क्या हर रिश्ता इतना मजबूत और सच्चा हो सकता है? अंकल जी ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत सुकून था। उन्होंने कहा, रिश्ते ऐसे नहीं बनते बेटा, उन्हें मजबूत और सच्चा बनाने में समय और त्याग लगता है। जैसे इस अलाव को जलाने के लिए लकड़ियां, धैर्य और मेहनत चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी समय, समझ और प्यार चाहिए। उनकी यह बात मेरे दिल में एक और गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर रिश्ता एक यात्रा की तरह होता है, जिसमें हर कदम को संभल कर चलना पड़ता है। एक अनमोल उपहार अगली सुबह जब मैं उठी तो अंकल जी ने मेरे लिए एक गर्म ऊनी शॉल तैयार की थी। ये तुम्हारी दादी की शॉल है, उन्होंने इसे अपने हाथों से बुना था। जब भी ठंड महसूस हो, इसे ओढ़ लेना। ये तुम्हें सिर्फ सर्दी से नहीं, बल्कि अकेलेपन से भी बचाएगी, उन्होंने कहा। मैंने वह शॉल अपने कंधों पर ओढ़ ली। उसकी नरम गर्माहट ने मुझे न केवल शरीर से, बल्कि आत्मा से भी सुरक्षित महसूस कराया। वह शॉल अब मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि दादी और अंकल जी के प्यार और त्याग का प्रतीक बन गई थी। जीवन का नया नजरिया उस दिन के बाद मैं अपने जीवन को एक नई नजर से देखने लगी। हर रिश्ते में मुझे अंकल जी की बातों की गूंज सुनाई देने लगी। मैंने सीखा कि सिर्फ ठंडा मौसम ही नहीं, बल्कि जीवन की ठंडी मुश्किलें भी प्यार, धैर्य और सहारा देकर हराई जा सकती हैं। अंकल जी का वह प्यार और उनकी सीख मेरे जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर मेरा साथ देने लगी। जब भी मैं किसी कठिनाई में होती, वह शॉल ओढ़कर उनकी बातें याद करती और खुद को मजबूत महसूस करती। कुछ साल बाद वक्त गुजरता गया। पढ़ाई और काम के सिलसिले में मुझे घर से दूर जाना पड़ा। अंकल जी उम्र दराज हो रहे थे, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती, वह उसी गर्मजोशी और अपनेपन से मुझे गले लगाते। एक दिन जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, जिंदगी में ठंड हमेशा आती रहेगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर प्यार और समझ का अलाव जलाए रखोगी तो हर ठंड हार जाएगी। उनकी वह आखिरी सीख मेरे लिए अमूल्य थी। वह दिन आज भी मेरी यादों में ताज़ा है, यादें जो कभी खत्म नहीं होंगी। आज जब भी सर्दी की रात आती है और ठंडी हवा मेरी खिड़की से टकराती है, मैं अंकल जी की बातें और उनका दिया हुआ शॉल याद करती हूँ। वह शॉल आज भी मेरे पास है, और जब भी उसे ओढ़ती हूँ, ऐसा लगता है जैसे उनकी गर्माहट मेरे साथ है। उनकी देखभाल, उनकी बातें और वह एक रात ने मुझे सिखाया कि जीवन में मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन रिश्तों की गर्मजोशी हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह के 9 बजे थे जब मैंने भोपाल से पुणे के लिए अपनी बस पकड़ ली। यात्रा में लगभग 16 घंटे का समय लगता है और मुझे ट्रेनों से सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा बस से ही यात्रा करती हूँ। जब मैंने भोपाल के बस स्टैंड पर कदम रखा तो वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई, जिससे मैं आराम से बैठ गई। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी, मेरे पति। कुछ साल पहले जब वह भोपाल ट्रांसफर होकर वहाँ बस गए थे तो मुझे भी उनके साथ जाने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन वह मुझे कभी वहां नहीं ले गए। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, हम दोनों पति पत्नी हैं, अलग रहना ठीक नहीं है। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही था कि अभी नहीं, बाद में। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले वह मुझे हर हफ्ते फोन करते थे, फिर महीने में एक बार, और अब तो महीनों तक वह फोन तक नहीं करते थे। एक दिन एक रिश्तेदार से मुझे जो खबर मिली, उसने मुझे चौंका दिया। मेरे पति ने भोपाल में एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी। ये सुनकर मैं सदमे में थी और गुस्से से भरी हुई थी। मैंने ठान लिया कि मुझे अब सच्चाई जानने के लिए भोपाल जाना ही होगा। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने पूरी चुपके से अपनी जांच शुरू कर दी, पूछताछ की, और जो मैंने सुना था वह सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दूर से ही देखा।
उससे मिलने या बात करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए थे। लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया, उसे देखकर मेरे दिल पर बड़ा आघात हुआ। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसलिए मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो खत्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी खत्म हो गया था। वो बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वह बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। अब शाम के करीब 7 बजे होंगे। बस में तेजी से मैं सफर कर रही थी और मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए बताया, पुणे जा रहा हूँ। मैंने भी जवाब दिया, मैं भी पुणे जा रही हूँ। यह सुनकर उसे थोड़ा अचरज हुआ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बताया कि वह भोपाल में एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है। सर्दियों का मौसम था और जैसे जैसे रात हो रही थी, ठंड का असर बढ़ रहा था। मैंने खिड़की के कांच बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिससे ठंडी हवा बस में आ रही थी। मुझे कड़ी ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहना था, लेकिन शॉल लेना भूल गई थी और इसका मुझे खेद हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। बस की लाइटें भी बंद हो चुकी थीं। मैं ठंड से कांप रही थी। पास में बैठे एक व्यक्ति ने देखा और अपनी बैग से शॉल निकाल लिया था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे यह एहसास हो रहा था कि लंबी यात्रा पर जाने के बावजूद शॉल लाना भूल गई हूँ। करीब रात के 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने सोचा, चाय पीकर थोड़ी गर्मी ले लूंगी। जैसे ही मैं चाय लेने के लिए बाहर आई, वही आदमी भी उतरा। उसने मुझे देखा और मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई। आप भी चाय लीजिए, मैंने कहा। वह थोड़ा चौंका और फिर कहा, ठीक है, और मैंने उसकी चाय भी मंगवा ली। हम दोनों ने साथ में चाय पी और हल्की सी बातचीत की। चाय खत्म करने के बाद फिर से बस में बैठ गए। यहाँ आपकी कहानी का पुनर्लेखन किया गया है, जिसमें शब्दों को बदलकर वही भावनाएं और स्थिति बनाए रखी गई हैं। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से वही पुरानी ठंड लगने लगी। तभी उस आदमी ने कहा, मैम, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूं। उसने अपनी शॉल उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उसे भी ठंड लग रही थी और यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। मगर वह बहुत जोर दे रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे सहन कर लूंगा। मैंने फिर कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। वह मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने कहा, नहीं, कृपया खुद को तकलीफ मत दीजिए। कुछ देर तक मैं ठंड से कांपती रही। फिर उसने कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों को थोड़ा राहत मिल सकती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वह थोड़ी पास आ गया और मैं भी अपनी तरफ से उसकी ओर झुक गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और फिर यात्रा फिर से शुरू हुई। अब रात के 1 बज चुके थे और कुछ घंटों में हम पुणे पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसकी गर्मी से मुझे बहुत राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा असहज हो गया और बोला, मैम, मेरा हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है, क्या मैं आपके... कुणाल ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या मैं आपका कंधा पकड़ सकता हूं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो? मैंने बिना कोई आपत्ति किए कहा,
ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जिससे हम एक दूसरे के और करीब आ गए। मैंने उसे धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मुझे शॉल दी, वरना इस ठंड में मुझे काफी परेशानी होती। वह हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद आता है। उसका ये स्वभाव मुझे बहुत भाया, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम कुणाल है। मैंने कहा, मेरा नाम सुनीता है। वह हंसी और बोला, अच्छा नाम है। इस पर मैं थोड़ी शर्मा गई और बस कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठ गए थे कि आसपास के लोग हमें पति पत्नी समझने लगे थे। कुणाल ने कहा, मुझे बस से यात्रा करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा ट्रेन से ही यात्रा करता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस में सफर कर रहा हूँ। मुझे बस से यात्रा करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, अब 2 बज चुके हैं, गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थकावट के संकेत थे, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने ब्लूटूथ से गाना लगाकर सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, सुनीता, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज सुनते ही नींद आने लगी है। मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने मुझे सुरक्षा और आराम का एक गहरा एहसास दे दिया हो। गाड़ी धीरे धीरे पुणे पहुंचने वाली थी और मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वह मेरे पास आया और हल्के से मेरी कांख में हल्की सी आवाज दी। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थपकी दी, जिससे मेरी आंखें खुलीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, आप गहरी नींद में थीं, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। पुणे आ चुका है, स्टॉप पर न उतर जाती। मैंने उसकी मुस्कान को देखते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा किया आपने मुझे जगाया, वरना सच में मुझे परेशानी हो जाती। वह फिर बोला, आपको कहाँ उतरना है? मैंने बताया, मुझे उस स्टॉप पर उतरना है। उसने चौंकते हुए कहा, सच में? मैं तो समझ रहा था कि आप कहीं और उतरने वाली हैं। मैं हंसी और बोली, हाँ, सच में मुझे वहीं उतरना है। कई घड़ी के बाद हम बस से नीचे उतरे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर बस कुछ गाड़ियां चल रही थीं। रिक्शा मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह घर पहुंच ही जाऊंगी। कुणाल अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? वह हंसते हुए बोला, नहीं, मेरा घर पास में है। मैं सिर्फ रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूं। उसकी बातों से एक गहरी गर्मी और सम्मान का एहसास हुआ, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। हम दोनों करीब आधे घंटे तक वहीं खड़े रहे। फिर उसने मुझसे कहा, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? बहुत रात हो चुकी है और बाहर रुकना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। उसके सभ्य और सशक्त विचारों ने मुझे भरोसा दिलाया। मैंने कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों उसकी छोटी सी, साफ सुथरी और साधारण सी घर की ओर चल पड़े। घर में दाखिल होते ही उसने कहा, आपका स्वागत है सुनीता जी। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद। घर में कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि वह बहुत कम समय यहाँ रहता था, क्योंकि उसका काम भोपाल में ज्यादा होता था। उसकी बातों से साफ था कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। उसने मुझसे कहा, सुनीता जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वह दृढ़ता से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मान ली और उसे अपना हक देने के लिए स्वीकार किया। हम दोनों अलग अलग जगहों पर सो गए। उस रात की शांति और उसकी उपस्थिति ने मेरे मन पर गहरा असर डाला। अगले दिन सुबह आंख खुली तो सामने दीवार पर घड़ी लटकी हुई थी और समय सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कुणाल जी उठ चुके थे और घर में सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की ओर इशारा किया। मैंने भी ताजगी से नहा धोकर चाय पीने के लिए तैयार हो गई। कुणाल जी ने चाय बनाई और चाय का स्वाद सच में शानदार था। मैंने उन्हें बताया, चाय बहुत अच्छी है, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपना घर देने के लिए बहुत धन्यवाद। कुणाल जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ रुकी। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर किस्मत में है तो जरूर। हमारे बीच एक हल्का सा वाद विवाद था, लेकिन मैं उनका नंबर लेकर चली आई और 2 दिन बाद फिर से उनसे फोन पर बात की। कुणाल जी ने कहा, क्या तुम आज शाम मेरे घर आओगी? यह प्रस्ताव मुझे थोड़ी देर के लिए चौंका गया, लेकिन मैंने तय किया कि अब मुझे उससे अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। हमने तय किया कि हम गार्डन में मिलेंगे। वहां हमारी मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी बात चुपचाप सुनी और उसके चेहरे पर दुख और संवेदना झलकी। फिर उसने कहा, आज शाम मेरे घर आओ, हम आराम से बात करेंगे। शाम को कुणाल जी मेरे घर आए। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। उस दिन मैंने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी। उसे देखकर उसने कहा, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, क्या सच में? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रात के समय हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उस पल ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उस पल की चुप्पी में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और भावनाओं की लहर थी, जिसे मैंने महसूस किया लेकिन कह नहीं पाई। उसने धीरे से मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमसे बात करके हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सारा संसार रुक सा जाता है। मैं चुप रही, दिल की धड़कन को थामते हुए उन शब्दों का वजन समझने की कोशिश करती हुई। ऐसा नहीं था कि मुझे उसके बारे में कोई नई बात समझ आ रही थी, लेकिन उस पल की सादगी में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। उसने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे मेरी आंखों में झांकते हुए कुछ ऐसा कहा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी हम जो महसूस करते हैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी को समझे तो वही सबसे खूबसूरत पल होता है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रिश्ते की सीमा को पार करते हुए हम दोनों ने अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़ दिया था और एक दूसरे के दिलों में एक अनकहा समझौता बना लिया था। रात धीरे धीरे गहराती गई, लेकिन हम दोनों के बीच जो खामोश समझ बनी थी वह समय के साथ और भी गहरी हो गई। उस रात को मैंने महसूस किया कि कभी कभी बिना शब्दों के भी हम अपने रिश्तों में सबसे ज्यादा सच्चाई और सामंजस्य पा सकते हैं। वह रात कुछ खास थी। जैसे समय थम गया था, हमारे आसपास की दुनिया एक पल के लिए अदृश्य हो गई थी। सब कुछ शांत था, सिवाय उस खामोश समझ के जो हम दोनों के बीच पसर गई थी। कुछ ऐसा था जैसे हमारे दिल एक दूसरे की धड़कन को सुन सकते थे, जैसे हम एक दूसरे की हर सोच, हर भावना बिना कहे ही समझ सकते थे। उसने धीरे से मुझसे पूछा, तुम क्या सोच रही हो? उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, जैसे वह मेरे भीतर के किसी अनकहे सवाल को जानने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर मन ही मन सोचा कि क्या मैं इस पल को पूरी तरह समझ पा रही हूं? क्या वह वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रही हूं? मैंने चुपके से कहा, मैं सोच रही हूं कि हम कितनी बार खुद को दूसरों से जोड़ते हैं बिना ये समझे कि ये कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है। कभी कभी हम तो बस खुद को ही नहीं समझ पाते, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमें सही मायने में देखे, समझे और बिना शर्त के अपनाए, तो ये एहसास किसी और दुनिया जैसा लगता है। उसने मेरा हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है, उसने कहा। कभी कभी हमें खुद को खोने की जरूरत होती है ताकि हम किसी और को पूरी तरह से पा सकें। हमारी बातचीत का सिलसिला अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। यह अब सिर्फ छोटे छोटे शब्दों या सामान्य बातों का आदान प्रदान नहीं था। यह एक गहरी समझ और आत्मीयता का रिश्ता बन चुका था। हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए एक अहम जगह बना चुके हैं, लेकिन क्या वह सिर्फ एक पल था या कुछ और ज्यादा था? यह सवाल हमारे बीच अनकहा ही रह गया। वह रात किसी भोर की तरह थी जो धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया में थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह जागरण एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक ख्वाब जो कुछ समय बाद टूट जाएगा। तभी उसने उठकर खिड़की की ओर देखा, जहां चांद की हल्की रोशनी सब कुछ शांति से निहार रही थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं या ये रास्ते हमें चुनते हैं? मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद दोनों, क्योंकि जिंदगी कभी एक तरफा नहीं होती। हम जो महसूस करते हैं वही रास्ते हमें मिलते हैं।
और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुद से कहीं ज्यादा दिखाते हैं। वह पल हमारे बीच एक दूसरे की समझ और विश्वास को और गहरा कर गया था। और उसी क्षण मुझे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी सही व्यक्ति के साथ सही वक्त पर एक सामान्य सी मुलाकात भी एक अनमोल मोड़ बन जाती है, जो जीवन को अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।